हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2024 को। और इस पेपर के हमने कई सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर इसका जो पहले वाले पार्ट रह गए उनको देख सकते हैं। और उस प्लेलिस्ट में मैंने लगभग अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के 2014 से 2024 तक के लगभग 17 पेपर करा दिए हैं प्रीवियस पेपर, तो आप उन सबको भी देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो आपको इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लेनी है। उसके लिए आप इन प्लेलिस्टों की हेल्प कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल को ओपन कर इन सभी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर और इन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 70 तक पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। पहला है सामाजिक विज्ञान से कुछ परीक्षणों का निष्कासन। दूसरा है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्री में कठिन भाषा का प्रयोग। तीसरा है एकल विचारधारा की प्रमुखता। चौथा है अनेक प्रक्षेपणों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। तो 71 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजों को का प्रक्षेपण करना और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, यानी कि हम एक ही चीज को क्या कर रहे हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं अभिसारी चिंतन द्वारा किसी भी संकल्पना को देखना या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा था कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सा सटीकता से दर्शाता है, यानी कि अनेक तरीके से सोचना या अनेक तरीके से सॉल्व करना कौन सा इनमें दर्शाता है, तो यही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कथन है ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए या सही विकल्प चुनिए। ए है प्रकृति विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। ठीक है, प्रकृति विज्ञान यानी कि साइंस। ठीक है, ये किससे रिलेटेड बात बोली गई है? जैसे अब क्लास में भी चर्चा होती है कि साइंस साइड वाले बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि ये वाले बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो थोड़ा सा रहता है बच्चों के दिमाग में कि जिनके पास साइंस साइड है वो ज्यादा होनहार है या इस तरह से है। ठीक है, बी है कथन सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखिए ए क्यों गलत है। इन्होंने बोला है कि साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, वो होनहार होते हैं इसलिए वो साइंस लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में हर सब्जेक्ट में अपनी एक अलग विशिष्टता है। मैं ड्राइंग के बच्चों का भी कंपेयर कर रही हूँ कि जो ड्राइंग लेते हैं, जो ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, आगे जाके वो ड्राइंग के टीचर बन रहे हैं या ड्राइंग के क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हैं, तो उनका लेवल, साइंस का लेवल या फिर कॉमर्स का लेवल या फिर सामाजिक विज्ञान का लेवल, सबका लेवल बराबर होता है। अपने अपने स्तर पर सब टफ होते हैं। ठीक है, हिंदी भी एक टफ सब्जेक्ट है अगर आप उसको सीरियसली लेंगे तो। ठीक है, अगर आप केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो एक अलग चीज है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं जैसा आपको पढ़ना चाहिए तो हिंदी भी एक टफ सब्जेक्ट है। हम किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है या वो इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइंस साइड के सारे बच्चे जॉब ले लेते हैं और ऐसा नहीं है कि सामाजिक विज्ञान के सारे बच्चे घर बैठते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में काफी चीजें हैं पढ़ने की। जैसा कि इन्होंने बताया है कि संस्कृति के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे कौशलों को हम सीखते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारी भूगोलिक दृष्टि मतलब हमारा भूगोलिक क्षेत्र कैसा है, भारत भूगोलिक कैसा है। ठीक है, इतिहास जानना भी जरूरी है। हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, किस तरह से शासन होता था, कौन कौन सी गलतियां उन्होंने की जो हमें नहीं करनी है, कौन सी चीज अच्छी थी जो हमें अपनानी चाहिए, जैसे आयुर्वेद अपनाना चाहिए, जैसे योगा अपनाना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज जो गलत थी जो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी, जैसे बाल विवाह है। ठीक है, पुनर्विवाह नहीं था, वो सारी चीज चेंज हुए। तो सामाजिक विज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी है और उतना ही जरूरी है जितने और सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस है या कॉमर्स है या कोई भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
मूल्यांकन की रूपरेखा के निर्माण में, यानी कि किस तरह से मूल्यांकन किया जा रहा है, उसमें किसकी भागीदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षक की। यानी कि शिक्षक ये डिसाइड करता है कि बच्चों का मूल्यांकन किस तरह से करना है। ठीक है, जैसे टेस्ट हो रहे हैं या पेपर हो रहे हैं या किसी एक्टिविटी के द्वारा या फिर वो ओरली सुन रहा है ना, तो शिक्षक का अपना एक अलग ही तरीका हो सकता है मूल्यांकन करने का। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण है इन चारों में। ए है समसामयिकी घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। बी है पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने के लिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा, केवल विषय केंद्रित। हमें बच्चे को छोटी सोच वाला नहीं बनाना है, हमें बच्चे को बड़ी सोच वाला बनाना है। एक बच्चा घर में पढ़ रहा है और एक बच्चा स्कूल जा रहा है, दोनों की सोच में अंतर होता है। जो स्कूल वाला होता है वो उसके सोचने का तरीका अलग होता है, क्योंकि क्लास में एक माहौल होता है, क्लास में और सारे 30-40 बच्चे बैठे होते हैं, तो बच्चा सीखता है कि कैसे अलग अलग तरीके से हम सोच रहे हैं। ठीक है, आंसर को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर, तो हर बच्चा अलग अलग उसका जवाब देता है, तो अलग हर बच्चे की अपनी एक अलग क्षमता होती है और अलग उसकी सोच होती है ना। तो हमें कोई भी सब्जेक्ट को सीमित नहीं करना है, हमें उसको ब्रॉड करना है ताकि बच्चों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ सके। ठीक है, यही हम करते हैं स्कूल में बच्चों के साथ। सी है केवल शिक्षकों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए। तो ये भी गलत है, हम बच्चों के साथ ऐसा भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के अनुभवों के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, तो हमारी जो शिक्षा है, ठीक है, हमारी जो शिक्षा है वो कैसी है, वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, और हाल फिलहाल की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है ना। जो एनईपी 2020 आया है उसमें भी बाल केंद्रित शिक्षा का जिक्र है, पहले भी एनसीएफ 2005 में आया था, 2009 में आया था, उसमें भी यही चीज कही गई है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि शिक्षक को अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर नहीं थोपनी है, पहले ऑब्जर्व करना है कि बच्चा कैसे सीखेगा, उसी हिसाब से बच्चे को सिखाना है। ठीक है, ना कि जैसा मन टीचर का आ रहा है वैसा पढ़ाना है। बच्चों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि कौन बच्चा किस तरह से सीखेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, केवल ए सही है। ठीक है, क्योंकि ए में केवल विषय केंद्रित बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे को सीमित करने। अच्छा, ये तो बी था, ये वाला था, यानी कि करंट अफेयर की घटनाओं से भी बच्चों को जोड़ना है और जो परिवर्तन आने हैं उनके बारे में भी बच्चों को बता के चलना है। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे को बता के चलनी है। ये काम किसका है, टीचर का है। अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो अगर बिल्कुल ईमानदार टीचर है और पूरी जैसा उसको काम दिया गया है वैसा कर रहा है, तो इससे टफ प्रोफेशन कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है। हर रोज बुक अपडेट हो रही है और टीचर को हर रोज अपडेट होना पड़ेगा, तभी वो एक सफल शिक्षक बन सकता है। चाहे आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, अगर आप डेली अपने आप को अपडेट नहीं करते हो तो आप एक सफल शिक्षक नहीं बन सकते हो। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, आप उसी तरीके से सिखाएंगे, तभी बच्चे आपके साथ अंतः संबंध बना पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित, ये टाइपिंग मिस्टेक है, निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और तर्क आर के पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें कीजिए। अभिकथन है ए, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग या प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। ठीक है, कारण है आर, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। ठीक है, देखो इसमें 74 में जो चीजें कही गई हैं वो दोनों ही सही हैं, तो इसका जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा तीसरा। ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया था, सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों के वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने के लिए अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां बनाई हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को केवल हमें किताबी ज्ञान देना है, तो इसीलिए सामाजिक विज्ञान में नई विधियां बनाई गई हैं बच्चों को नई तरीके से सिखाने के लिए। अब आप कहेंगे कि नई विधियां कौन सी है, देखो अगर हम पुरानी बात करें, ठीक है, गुरुकुल टाइम की बात करें, जो पहले शिक्षा पद्धति भारत में चलती थी, तो उसमें मेन क्या होता था, व्याख्यान विधि चलती थी, है ना। व्याख्यान चलता था,
टीचर बता रहे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, बच्चे सुन रहे हैं, बाद में बच्चे उनको बता रहे हैं कि टीचर ने किस तरह से समझाया था, ठीक है, और एग्जाम में वही आएगा जो टीचर ने बताया है। लेकिन आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है, आजकल क्या है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा डाल दी है, अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे रूब्रिक्स के द्वारा, बहुविकल्पीय टेस्ट लेके, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है, बहुत तरीकों से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जा रहा है, मॉडल द्वारा समझाया जाता है, बच्चों से मॉडल बनवाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी का मॉडल बनवा लिया या ज्वालामुखी का मॉडल बनवा लिया, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का, भूकंप का, इस तरह के मॉडल बनवाए जाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें, और तरह तरह की एक्टिविटियां कराई जाती हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने की विशिष्ट विधियां हैं, जिनके जरिए सामाजिक विज्ञान को बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें, नए नए परिवर्तन हमारी शिक्षा नीति में आ रहे हैं, हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पर रट्टाफिकेशन था और वैसे ही हम पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन हमें बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। लोकतंत्र के लिए कौन सा कथन है जो सही है, वो हमें बताना है। ए है लोग समान और स्वतंत्र हैं, बी है लोग धनी है और समृद्ध है, यानी कि सीधे सीधे ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में किस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। सी है लोग संघर्ष और दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, और डी है सरकार अधिक जवाबदेही और तर्क संगत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 का, वो हो जाएगा आपका 4, ए बी और सी सही है, ठीक है। अब देखिए, और सॉरी, इसमें डी और था, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, डी भी आएगा इसमें, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक रह गई है, इसमें डी भी आना है। देखो इसमें लोकतंत्र में क्या होता है कि सब लोग कैसे होते हैं, समान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं। धनी और समृद्ध होते हैं, जैसे तानाशाही जो देश होते हैं, जैसे हम चाइना की बात करें या कोरिया की बात करें, तो वहां पर क्या है, तानाशाह है, यानी कि वहां का राजा या यहाँ वहां का राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा, वहां का प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेगा कि किस तरह से देश को चलाना है। वहां पर लोग स्वतंत्र नहीं है, अगर उनको लगेगा कि कोई एक बिजनेसमैन ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो वो उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथ से शक्तियां चली जाएंगी। तो राजा हमेशा ये चाहेगा कि मेरे से ज्यादा धनी कोई नहीं हो, ताकि मेरे हाथ से शक्तियां ना जाए, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो लोकतंत्र में लोग अपनी मर्जी से जितना वो काम करते हैं उतना अर्न करते हैं, ठीक है, उन पर किसी भी तरह की कैसी भी पाबंदी नहीं होती है, तो लोकतंत्र की जो तरक्की होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लोक संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर करके बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, ये भी सही है। और सरकार की पूरी पूरी जवाबदेही होती है किसी भी काम के प्रति, यानी कि सरकार अगर कोई भी कानून बना रही है किसी भी तरह का, तो या फिर कोई कानून लागू नहीं कर पा रही है, तो भी सरकार की पूरी जवाबदेही होती है, यानी कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से बीजेपी का देख रहे हैं आप, शासन चल रहा है हमारे देश में, तो अगर कोई भी नियम गलत आ रहा है या कोई भी कानून गलत आ रहा है तो लोग धरने पे बैठ जाते हैं, और अगर वो धरना बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, उनकी मांगे बिल्कुल सही है, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सरकार आंदोलनकारियों के आगे झुकती है, ठीक है, क्योंकि सरकार की पूरी जवाबदेही है, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती, अत्याचार नहीं कर सकती, उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, नीचे दिए कॉलमों का मिलान करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। आकलन के संकेत, यानी कि इस तरह के आकलन करना है, योग्यता और क्षमताएं, ठीक है। अब देखिए, ए है चर्चा, ठीक है, ए है चर्चा, तो चर्चा का संबंध किससे है, चर्चा का संबंध है सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरों से पता करना। चर्चा में हम यही करते हैं ना, कि कोई बोल रहा है तो हम सुनेंगे, ठीक है, और अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो हम अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। और अगर हम किसी चीज में गलत है तो हम दूसरों से पता करके उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। बी है अवलोकन, ठीक है, अवलोकन द्वारा सीखना। इसमें आएगा तीसरा, रिपोर्ट, वर्णन, चित्र पाठन या आरेखन, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है अवलोकन। अवलोकन यानी कि देख कर सीखना, है ना, यानी कि देख कर पता करना कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। सी है नियमक सरोकार, ठीक है, नियमक सरोकार का क्या मतलब होता है, इसका संबंध होता है, होगा ए से पहले से, विभिन्न क्षमताओं के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना, ठीक है, यानी कि हमें जो भी करना है वो बिल्कुल पर्यावरण के हिसाब से करना है, ताकि उसको भी
प्रॉब्लम ना हो कुछ, ठीक है। डी है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का संबंध किससे है? तार्किक संबंध बनाना, ठीक है। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। और मैं बहुत जल्द पीडीएफ पर भी काम कर रही हूँ ताकि आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की सारी पीडीएफ दे सकूं। जैसे भी जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, शायद 17-18 पेपर बन रहे हैं प्रीवियस पेपर, तो उनकी पीडीएफ में तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको उसकी पीडीएफ भी मिलेगी ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले पेपर को सॉल्व करने की, ठीक है। आपके पास भी एक वो होना चाहिए ना पेपर में, ऑन द पेपर होनी चाहिए चीजें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 77। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, इसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। इसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जाता है, पहला है गृह कार्य, दूसरा है भुगतान कार्य, तीसरा है देखभाल कार्य, चौथा है दोहरा बोझ। तो देखो ये आया है आपका 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 4 से आया है। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है लेकिन उसमें से ही आया है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, दोहरा बोझ, जिसका जिक्र एनसीएफ 2009 में भी किया गया था, ठीक है। दोहरा बोझ, और दोहरा बोझ का क्या मतलब है कि जो महिलाएं हैं, देखो उसमें इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो चाय भी बेचती है, ठीक है। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, यानी कि उसे चाय भी बेचनी है, उसे घर का सारा काम करना है। उसके बाद वह घर आने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सफाई करती है और पोछा लगाती है। जबकि ज्यादातर आपने देखा होगा जो पुरुष होते हैं केवल वो बाहर काम करने जाते हैं, घर का कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। बाहर एक बार काम करके आगे काम खत्म। ज्यादातर घरों में आपने देखा होगा जो खाना बनाती हैं वो मम्मियां ही खाना बनाती हैं, ठीक है। घर की औरतें ही खाना बनाती हैं, पुरुष खाना नहीं बनाते हैं। जब कई घरों में ऐसे होता है दोनों जॉब करने जा रहे हैं सुबह, ठीक है, 9 to 5 दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों जॉब करके आ रहे हैं, उसके बाद भी महिला ही खाना बनाती है, पुरुष नहीं खाना बनाते हैं, पुरुष घर का काम नहीं करते हैं। तो महिलाओं के ऊपर ये क्या है? दोहरा बोझ है। पहला तो वो पुरुष के बराबर काम कर रही है, दूसरा उन्हें घर को भी संभालना है, ठीक है। और कहते हैं कि औरतें जो होती हैं वो पिछड़ी रह जाती हैं, वो पढ़ी लिखी कम होती हैं या फिर किसी चीज में कमजोर होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होती हैं, उनको अवसर ही पहले से कम मिलते हैं, ठीक है। जब वो अपने पापा के घर होती हैं, मायके में होती हैं शादी से पहले, तो जो घर के पेरेंट्स होते हैं उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि लड़का कामयाब हो जाए, क्योंकि लड़के को जॉब करनी है, लड़के की कमाई से घर चलेगा, ठीक है। तो लड़कियों पर ज्यादातर घरों में लड़कियों पर कम ध्यान जाता है, ठीक है। अगर हम हाई क्लास की बात करें तो ध्यान जाता है, अगर हम बिल्कुल लो क्लास की बात करें, ठीक है, जिनके पास पैसे कम है उनकी हम बात करें तो ज्यादातर लड़कियों पर वो पढ़ाई में पैसे खर्च नहीं करते हैं। और शादी के बाद ये देखा जाता है कि घर कौन संभालेगा। घर की जिम्मेदारियों की वजह से लड़कियां बाहर जॉब नहीं कर पाती हैं, और समाज ये समझता है कि लड़कियां कमजोर हैं। लड़कियां कमजोर नहीं है, लड़कियों के पास जिम्मेदारियां बहुत है। लड़कियां पहले माता पिता के बारे में सोचती हैं कि कोई बात नहीं, उनके पास पैसे नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा भाई पढ़ लेगा, ठीक है। उसके बाद वो अपने परिवार के बारे में सोचती हैं कि अगर मैं बाहर जाऊंगी काम करने तो परिवार को कौन संभालेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन बच्चों को देखेगा, कौन इन लॉज को देखेगा। तो लड़कियों के पास जिम्मेदारियां पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है, और यह डैश को भी निर्धारित करता है। यानी कि संविधान क्या करता है कि जैसे जिस क्षेत्र में संविधान लागू है, जैसे हमारे भारत में लागू है, तो संविधान में जनता या लोग ऐसे नहीं बोला जाता है, नागरिक बोला जाता है। संविधान के हिसाब से उस क्षेत्र विशेष में, ठीक है, जिस क्षेत्र विशेष में संविधान लागू है, जैसे हमारे पूरे भारत में संविधान लागू है, तो संविधान के हिसाब से पूरे भारत के जो लोग हैं उनको किस नाम से संबोधित किया जाएगा, यानी किस नाम से बोला जाएगा? नागरिक के नाम से, ठीक है। संविधान के लिए सारे नागरिक कैसे हैं? बराबर हैं, नागरिक के नाम से उसको संबंधित किया जाता है। और किस नाम से संबंधित किया जाता है, और इन में से कौन सा ऑप्शन है जिसके साथ उसको रिलेट किया जाएगा? पहला है लोगों और सरकार के बीच संबंध, दूसरा है पड़ोसी देशों और कंपनियों के बीच संबंध, तीसरा है लोगों और कंपनियों के बीच संबंध, चौथा है पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। कौन करता है? संविधान। और लोगों के अधिकार भी सीमित हैं और सरकार के अधिकार भी सीमित हैं, ठीक है। संविधान में सारी चीज लिखी हुई है, सबकी मर्यादा लिखी हुई है कि आपको कितनी मर्यादा में रहकर कितना काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। आपको ये जो लग रहा है ये पेडागोजी का क्वेश्चन लग रहा है देखने में, और है भी ये पेडागोजी का।
लेकिन ये जो आया है ये आया है आपका 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। तो 7th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी थी है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे पहले। मैंने नहीं देखे प्रीवियस पेपर, मैंने इतने सारे प्रीवियस पेपर करा दिए हैं आपको, 16-17 प्रीवियस पेपर करा दिए हैं, उसमें मैंने नहीं देखे थे। लेकिन इस वाला ये जो पेपर हुए हैं 2024 में, मैंने देखा है इसमें पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चल गया है कि जो सीटेट की तैयारी करते हैं वो पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने करा रखी है, मैंने आपको बताया था। आप मेरा चैनल ओपन कर कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इन सबको देख लेना। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो प्लीज आप एमसीक्यू देख लेना, आपका उससे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को यानी कि प्रत्येक डॉक्टर को जहां तक संभव हो उन दवाइयों का निर्धारण करना चाहिए जो कहलाती हैं। पहला है जेनरिक दवाइयां, दूसरा है प्रचारी दवाइयां, तीसरा है आनुवांशिक दवाइयां, और चौथा है वैश्विक ब्रांड यानी कि जो इंटरनेशनल ब्रांड है उनको सजेस्ट करना चाहिए, या आनुवांशिक दवाइयों को या प्रचारी दवाइयों का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला जेनरिक दवाइयां, यानी कि डॉक्टर को पर्चे में साल्ट लिखना है। ठीक है, दवाई का साल्ट लिखना है, ना कि दवाइयों के नाम लिखने हैं। दवाइयों का नाम का मतलब होता है कि ये कंपनी इस दवाई को बना रही है तो आप इस कंपनी की ही दवाई लोगे, दूसरी कंपनी की नहीं लोगे, जैसा कि डॉक्टर करते हैं। ठीक है, और ऐसा भी डॉक्टर करते हैं कि उनके क्लिनिक में जो स्टोर है आप उससे ही दवाई लेंगे, अगर अन्यथा आपको बाहर वो कहीं दवाई नहीं मिलेगी। तो भारत सरकार ये चाहती है कि दवाइयों के जेनरिक नाम लिखे जाएं, उनके साल्ट लिखे जाएं, रासायनिक नाम लिखे जाएं दवाइयों के, ताकि दवाइयों को व्यक्ति जहां से चाहे वहां से खरीद सकता है सस्ते से सस्ते दाम पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है कहलाते हैं। ठीक है, देखो ये आया है आपका ये भी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है, 6 क्लास की से आया है, चैप्टर नंबर 7 है, सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, सेकंड लास्ट चैप्टर से आया है। ए है सीमांत किसान, उनको सीमांत किसान बोलते हैं, या फिर उनको बी प्रवासी श्रमिक मजदूर बोलते हैं, सी है कृषि मजदूर बोलते हैं, डी है छोटे किसान बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बी और सी सही है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, आगे के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना नहीं भूलना है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो 60 नंबर का एसएसटी वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएगा मेरे साथ जुड़ने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।